अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान रौनक और वरदा शुजा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के इस चंक में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जिस तरह से भी तमाम मामलात चल रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है, आगे मामलात को लेकर चलने की बात होती है, कोई इजलास होता है, वो तमाम का तमाम आपसे शेयर किया जाए। मकसद सिर्फ इस ट्रांसमिशन का जो है वो आपको आगाही पहुँचाना है, आपको अपडेट रखना है कोरोना वायरस के हवाले से, उसके जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं तमाम के तमाम शोबा है ज़िंदगी पर, जिसमें तालीम भी आ जाती है, जिसमें मज़हब से रिलेटेड इशूज़ भी हैं कि मसाजिद में इबादत होनी है, किस तरह से होनी है, तमाम SOPs किस तरह से फ़ॉलो किए जाएंगे। और उसके साथ साथ तिब और सेहत तो बहरहाल फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहती है इस ट्रांसमिशन की, लेकिन मईशत जो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त मुतासर हो, कहा जा रहा है IMF की तरफ से और जो दूसरे इदारे हैं कि तकरीबन 2% मईशत जो है उसमें डाउन हो सकती है, वो कमी आ सकती है जब हम ये कोविड-19 के सिनेरियो से बाहर निकलेंगे। तो उस वक्त पूरी दुनिया की मईशत बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी, क्योंकि अभी वरदा लग भी यही रहा है कि अभी चूँकि हमारी तवज्जो जो है वो सबसे बढ़कर वो इस वक्त कोविड-19 से निमटने पर है, तो माशी मामलात बहरहाल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। किस तरह से मुआशी मामलात को ठीक किया जाना है, उसमें जो है वो हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की यही पॉलिसी जी। शुरू से रही है कि आम आदमी जो दिहाड़ीदार है उसकी वेलबींग जो है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आगाज़ इसी और अभी हम देख रहे हैं कि मज़ीद रिलैक्स किया जा रहा है इस लॉकडाउन को। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल, एक जानब तो ये है कि हमारे लिए दोनों फ्रंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जानब लोगों की वेलबींग है, उनकी सेहत और ज़िंदगी है, दूसरी जानब मईशत का पहिया चलता रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक के जो हुकूमती इकदाम हैं उनके क्या असरात हमें नज़र आ रहे हैं, और अब जो लॉकडाउन उठा दिया गया है उसके क्या असरात होंगे। इस वक्त हमें इकोनॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर तलत अनवर साहब ने ज्वाइन किया है, PID से इनका ताल्लुक है, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर तलत अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप? पाइट से आपका ताल्लुक भी है। ओवरऑल जो इकोनॉमी की सूरत हाल है पाकिस्तान की, और उसके बाद जो अब लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया है, यकीनन मईशत को संभाला देने के लिए किया गया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि उस तरह अभी रवान नहीं है चीज़ें। ओवरऑल आपकी क्या राय है इस तमाम सूरत हाल पर? जी, आप देख, जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन जो है काफी अरसे से 3 माह से कंटिन्यू था, तकरीबन मार्च से। और इसके काफी मनफी असरात जो है ना मईशत पर हुए हैं। और मईशत बिल्कुल बंद थी, इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री, एवरीथिंग वाज शट डाउन। और लोग इस तरह से, लोगों के काफी रोजगार मुतासर हुआ था। और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट, तकरीबन जो है ना 2 करोड़ लोग बेरोजगार होने का खतरा था। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के करीब जो है ना बेरोजगार होने का खतरा था। तो वो एक तरफ था। दूसरे ये कि जो आलमी इदारे हैं उन्होंने भी फोरकास्ट की थी कि जी तकरीबन 1.5% ऑफ जीडीपी जो है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ मुतासिर होगी। और पाकिस्तान की इस साल जो जीडीपी ग्रोथ है -1.5 होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा जीडीपी है उसका साइज तकरीबन 44,000 ट्रिलियन है, तो वो यानी वो अगर उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 280-90 बिलियन है। तो और उसका अगर हम 1.5% ले तो तकरीबन 4 से 5 बिलियन US डॉलर की जीडीपी जो है ना हम लूज करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना। क्योंकि एवरीथिंग इज शट डाउन, टैक्स लॉसेस भी होंगे, रेवेन्यू लॉसेस भी हो रहे हैं, और बिजनेस कोई नहीं चल रहा है। और इंडस्ट्री भी शट डाउन थी, और एक्सपोर्ट भी हमारी बुरी तरह से मुतासर हुई थी। क्योंकि जब पूरी दुनिया बंद हुई हुई है, पूरी दुनिया की मईशत बंद हुई है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने जो एस्टिमेट अपने जारी किए उसके मुताबिक तकरीबन 2.5% ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी जो है ना वो मुतासर होगी। और तकरीबन 200 मिलियन के करीब जो है ना लोग बेरोजगार होंगे पूरी दुनिया में। उस 200 मिलियन में जो पाकिस्तान का हिस्सा है तकरीबन जो है ना वो 19 मिलियन के करीब बनता है, 19.5 मिलियन। और जो बेरोजगार होगा इस कोरोना के नतीजे में, उससे पहले अलहदे ही तकरीबन जो है ना 10 मिलियन के करीब पहले ही बेरोजगार थे। तो ये बड़े इसके भयानक असरात थे। और हुकूमत इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह देख रही थी। और हुकूमत को, ख़ासतौर से वज़ीर आज़म को, ये ख्याल था कि जी जो है ना डेली वेजर्स जो हैं वो मुतासर ना हो। आपने देखा कि सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लोगों का रोजगार छिन गया, लोग सड़कों पे बैठे थे।
कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उनको उनके घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो क्योंकि ये वो लोग हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, इनका चूल्हा उसी वक्त जलता है जबकि ये इन्हें कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो ये खाएंगे। तो ये लोग वो हैं जो लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। एक तो होता है ना कि जो बहुत गरीब लोग हैं वो मांग लेते हैं, लेकिन ये लोग हाथ भी नहीं मुतवस्सित फैलाते। तबका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो सही। ये जो हुकूमत ने इसके असरात को कम करने के लिए एक जो रिलीफ पैकेज दिया, और वो रिलीफ पैकेज जो है आप देखें कि अच्छा रिलीफ पैकेज था। यानी 12,000 रुपये फी घराना जो है ना, तकरीबन 12 मिलियन घराने जो हैं उनको, यानी 1 करोड़ से जायद जो घराने, 1 करोड़ 20 लाख के करीब घरानों को इन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया और माशी रिलीफ दिया, डायरेक्ट उनको कैश सपोर्ट दी, जो कि यानी पहले से एक सिस्टम बना हुआ था उसके अलावा थी। वो सिस्टम में तकरीबन 4-5 मिलियन लोग थे, और इन्होंने एडिशनल आइडेंटिफाई किए जो एहसास प्रोग्राम के तहत वो आइडेंटिफाई हुए और वो डायरेक्ट उनके हाथों में पहुंचे। इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई। तो इस तरह से ये अब आप देखें ना कि तकरीबन जो है ना ये 12,000 रुपये फी घराना 12 मिलियन लोगों को जब मिलेगा और ये मार्केट में जाएंगे तो ये खुद ब खुद सही। डिमांड अच्छा जनरेट डॉक्टर करेगी। साहब, बिल्कुल ये जो एफर्ट्स हैं ये जो हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं, ये एडहॉक रिलीफ के हवाले से हम इनको देख सकते हैं कि चलें कैश चला गया, कोई घर में कोई ग्रॉसरी आ गई, कोई चीज़ें ख़रीद लीं, वो एक मतलब अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो जारी व सारी रखने के लिए। जी ओवरऑल जी अगर आप मुल्क की मईशत की बात करते हैं, आपका वर्ड डेफिनेटली अथॉरिटी होगा क्योंकि तहकीक भी की है, तारीख़ पर भी, मईशत की तारीख़ पर भी जो है आपकी नज़र होगी। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि घर की मईशत ख़राब हो जाती है तो 3-4 हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स उठाए जाते हैं, अखराजात कम करना, आमदनी बढ़ाना, मेहनत ज़्यादा करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओवरऑल जब आप एक कंट्री की इकॉनमी की, स्टेट की इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को सामने रखते हुए, तो आप क्या समझते हैं कि कितना पोटेंशियल है, क्या क्या काम ऐसे होने चाहिए जो आने वाले वक्तों में हमें इस हद तक काबिल कर सकें, इतनी सपोर्ट दे सकें कि हम तमाम मामलात से निकलने के लिए काबिल भी हो जाएं और कुछ आगे चलने के काबिल भी हो जाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले एक आईएमएफ प्रोग्राम में, यानी कोरोना वायरस की के अटैक से पहले हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, और आईएमएफ के डिक्टेट के तहत हम बहुत सारी पॉलिसीज जो है ना फॉलो कर रहे थे, जिसमें इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, और हमने एक अरसे तक हाई इंटरेस्ट रेट रखा जिसके मईशत पे मनफी असरात भी हुए। लेकिन जैसे ही कोरोना जो है ना ये की वबा आई, और तो हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने भी अपनी शरह सूद जो है उसमें खातिर खा कमी की, जो कि 12% पहले थी, 13.25% थी, उसे कम करके 9% तक कर दिया। अच्छा, अब शरह सूद एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को जो इकदामात करने, ना सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी, ना सिर्फ फिस्कल पॉलिसी, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी करने। ये 9% जो है ये शरह सूद अभी भी ज़्यादा है। इसको मजीद जो है ना अगर गवर्नमेंट काम करे तो 6% तक, 6-7% के दरमियान तक ला सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो कम होता आ रहा है। आपने जैसे पहले देखा कि इन्फ्लेशन 10 से 11% था, और इससे भी ज़्यादा रहा है। अब इन्फ्लेशन जो है ना 7-8% तक आ जाएगा, और 6% तक भी अगले 2 जून तक मेरा ख्याल है कि ये 6% तक इन्फ्लेशन का टारगेट आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन ये 6 जून आ जाएगा 6% तक, तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि अच्छा हम अपने डॉक्टर साहब ये इन्फ्लेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस पे आपका जो है वर्ड ज़रूर लेंगे। बराह रास्त जो है चूँकि प्रोग्राम चल रहा है तो इस वक्त नाज़रीन आपसे फौरी खबर शेयर करनी है, वो ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह जो किंग सलमान रिलीफ फंड की जो इनकी टीम है, इतनी जबरदस्त वो मेहनत करते हैं कि हर जो पैक हम तकसीम करते हैं उसको ओवरसी करते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, रोजे के साथ अपना दिन रात फिक्र के साथ अपनी जिम्मेदारी ये लोग निभा रहे हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि माशाल्लाह हमारी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के हमारे टोटल जो एनजीओ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 65 एनजीओज हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में राशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है
کہ ہمارے جو ٹاپ 12 NGOs ہیں انہوں نے اب تک 6 لاکھ راشن پنجاب کے مستحق لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخیر حضرات کا اور یہ ہمارے NGOs کی بہت بڑی محنت ہے. اور میں آج اپنے ان والنٹیئرز کو بھی، ان تمام جو NGOs ہیں ان کے والنٹیئر جو کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ جو ہے وہ اپنے والنٹیئرز کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر ڈونرز کا، کیونکہ اگر یہ NGOs ڈیلیور کر رہے ہیں تو یہ مخیر حضرات کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم چیزیں جو ہیں لوگوں تک یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ چند ہفتے پہلے ہم نے الخیر فاؤنڈیشن کے ساتھ سرور فاؤنڈیشن کا MOU سائن ہوا تھا، جس میں انہوں نے 20 فلٹریشن پلانٹ ماشاءاللہ ہمیں ڈونیٹ کیے تھے، اور اس کی ذمہ داری سرور فاؤنڈیشن کو دی تھی کہ وہ ان کو انسٹال کریں گے. اور میں آپ کو خوشی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے 16 پلانٹ ہم پنجاب میں لگا رہے ہیں، اور 4 پلانٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور ان کی جو تکلیف ہے وہ بھی ہماری تکلیف ہے. تو ماشاءاللہ سرور فاؤنڈیشن اب 2 ملین لوگوں کو 20 لاکھ لوگوں کو ڈیلی پینے کا صاف پانی جو ہے فراہم کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پانی میرا پیشن ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا پنجاب کے لوگوں سے الیکشن سے پہلے، ہر شہر میں جا کے، قصبے میں جا کے، کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے مدد مانگیں گے، ہم NGO سے مدد مانگیں گے، ہم پنجاب گورنمنٹ اپنے ریسورسز دے گی، اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پہنچائیں گے. اس پہ انشاءاللہ ہمارے NGOs جو ہیں بڑے زبردست طریقے سے انوالو ہیں، مخیر حضرات زبردست طریقے سے انوالو ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری جو آب پاک اتھارٹی کے بورڈ ممبرز ہیں انہوں نے جتنے فلٹریشن پلانٹ لاہور میں بند پڑے ہیں، فیصل آباد میں بند پڑے ہیں، گجرانوالہ میں بند پڑے ہیں، سرگودا میں بند پڑے ہیں، انہوں نے MOU سائن کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ کہ یہ فلٹریشن پلانٹس ہمارے حوالے کر دو. حالانکہ وہ کراپ ہی ہے، سچی بات ہے، کوڑا کرکٹ ہی ہے، وہ ان میں کچھ نہیں بچا ہے. جو فلٹریشن پلانٹ بند ہو جاتا ہے اس میں کچھ نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے NGOs نے کہا ہے چونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر موجود ہے تو ہم وہاں پر جو ہے ان کی ریپیئر بھی کریں گے اور 1 سال کی مینٹیننس بھی کریں گے. تو جس ملک میں اس قسم کے مخیر حضرات ہوں وہاں پر اگر ہم پینے کا پانی نہ پہنچا سکیں تو اس کو ہم اپنی نالائکی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو ہے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ تو حاضر ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت شفاف طریقے سے مستحقین تک اپنی امداد جو ہے وہ پہنچا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب میں خاص طور پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں NGOs جو ہیں وہ راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ واپس چلتے ہیں ٹرانسمیشن کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. PTV نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت. اور ابھی کچھ لمحے پہلے آپ دیکھ رہے تھے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں NGOs بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اور انہوں نے مخیر حضرات کا بھی تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا. پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ہم واپس ناظرین ٹرانسمیشن میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی اکانومی کو لے کر جو حکومتی فیصلے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید بات چیت بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید.
इस बार बजट की तैयारी जो की जा रही है उसके हवाले से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों पर कट लगाकर हमें हेल्थ केयर सिस्टम की जानिब उनको मोड़ना होगा, जहाँ जहाँ पर काम की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हमें फंड्स को मुख्तस करना होगा, प्रायोरिटीज सेट करना होंगी। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? कहाँ कहाँ का पैसा हम निकाल कर जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में लगा सकते हैं? क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान में कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही है, और हेल्थ और एजुकेशन दोनों में सबसे कम जो है ना एक्सपेंडिचर की एलोकेशन होती रही है। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो दूसरे ममालिक हैं वो तकरीबन 2% ऑफ 2% ऑफ जीडीपी हेल्थ में हर साल लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 1% ऑफ 1% ऑफ जीडीपी रही है। और ये कुछ सालों में तो ये 0.7% ऑफ जीडीपी तक कम हो गई थी। लेकिन और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसको जो है ना इसमें इजाफा किया जाए, और इसमें खातिर ख्वाह इजाफा होना चाहिए ताकि हम इस वबा से निमट सकें। हमारे हेल्थ जो वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर जो है ना ड्रेस मिले, फैसिलिटीज़ मिले, और हम मज़ीद जो है ना एमरजेंसी में जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वो डेवलप कर सके, वेंटिलेटर डेवलप कर सके, ला सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन की जाए, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। और इस साल जो अब आइंदा जो बजट आ रहा है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, यानी मुशीर ख़जाना है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जी। उन्होंने कहा है कि जी ये कोरोना बजट होगा। मोस्टली जो यानी इक़दामात हैं बजट के कोरोना से रिलेटेड होंगे, और इसमें काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। और रिलीफ के लिए जो लोग मुतासिर हैं, और जैसा कि पहले भी मुतासिर हुए हैं, गवर्नमेंट ने इमदाद दी थी 12,000 रुपये महीना के हिसाब से। 12,000 रुपये का एक पैकेज दिया था, वो मेरे ख्याल 2 माह के लिए या 3 माह के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ आइंदा आने वाले महीनों में गवर्नमेंट को एक और रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा 12,000 रुपये का। ये इसके करीब करीब जो है ना, ये रिलीफ पैकेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़गार अभी जो खुल गया है 15-20 दिन के लिए रमज़ान में, गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि ये कुछ लोगों के जो यानी बिजनेस में जो पैसा फंसा हुआ था वो भी निकल आएगा, और लोग खरीदारी भी कर लेंगे, और बहुत सारे लोगों को यानी लाखों लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, घर चलाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। वरना यही पैसे गवर्नमेंट को फिर ये देना पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है। सही। मेरा ये ख्याल है कि आइंदा जो है ना इन्हें मजीद पैकेज देना चाहिए। एक और पैकेज जो मैं समझता हूँ कि दिया जाना चाहिए, वो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि ना गरीबों में भी नहीं आते, डेली वेजर में, लेबर में, सेल्स वर्कर में, इनमें भी नहीं आते, लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग हैं। वो कहीं पढ़ाते होंगे, टीचर होंगे, प्राइवेट स्कूल में टीचर होंगे, या और कोई वाइट कॉलर जॉब करते होंगे। वो लोग भी बेरोजगार होंगे, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं, ना ही फैलाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई एक पैकेज देना चाहिए, जिसमें कि वो कम से कम जो है ना बगैर किसी जो है यानी, या गवर्नमेंट उनको कर्जे दे दे 1 साल के लिए, पेमेंट जो है ना विदहेल्ड कर ले 1 साल के लिए, कुछ माकूल कर्जा दे दे बगैर किसी शरह सूद के, और कर्ज हसना के तौर पे दे दे। 1 साल बाद वो वापस कर देंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यानी 3-4 माह के बाद हालात थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक। जैसे ही इस वबा का जो है वो जोर टूटेगा तो हालात नॉर्मल आने शुरू हो सही जाएंगे, जी, और इंशाल्लाह रिकवरी हालात बेहतर होना जी। शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर तलत साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ग्रेट इकनॉमिक डिप्रेशन आया 1930s में, उससे जी। दुनिया निकल आई, मीशत बेहतर हो गई। उसके बाद 21वीं सदी के शुरू में भी हमने देखा जब बैंकिंग सेक्टर जो है यूरोप का पर्टिकुलरली कोलैप्स कर गया, तो मॉर्टगेज की वजह से, तो उससे भी जो है वो ठीक सूरत हाल हो गई। ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो हैं, अब अगर आप ये समझते हैं कि पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड-19 जब सिचुएशन आएगी, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और दीगर जो इदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ये तमाम के तमाम इदारे जो इस चार्टर के साथ वजूद में लाए गए थे कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को या वो इकोनॉमीज़ जहाँ पर मसाइल हैं उनको ठीक करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और कुछ फ़्लो में लाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये इदारे चूँकि ये भी खुद भी फंडिंग पर ही चलते हैं, तो फंड करने वाले ममालिक भी मुश्किलात का शिकार हैं, आगे ये कहाँ से पास ऑन कर पाएंगे? तो क्या देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मईशत किस तरह से अपने आप को अब कदमों पर खड़ा कर पाएगी? देखिए बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग अवेलेबल ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि
हम मुल्क की मईशत को चलाएं। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हमने अपने कर्जे भी वापस करने हैं। आपको जैसा पता है कि यानी माजी में हम बहुत कर्जे लेते रहे हैं और हमने अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्जे लिए, और उसके नतीजे में आप देखें हमारे जो बैरूनी ज़राए से कर्जे लिए हैं उसका हुजम जो है तकरीबन 104 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। और अभी वज़ीर आज़म ने अपील भी की थी कि जी जो है ना तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना वो जो है रिलीफ दें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इसमें पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो रिलीफ जो मिला है, इसमें ज़्यादातर रिलीफ जो है ना वो अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक को चला गया है, और वो उस कैटेगरी में पाकिस्तान फॉल नहीं करता। पाकिस्तान चूँकि मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आ चुका है, इमर्जिंग मार्केट में आता है, तो पाकिस्तान को उस तरह की जो कर्ज़ों की माफ़ी नहीं हो सकती है। अब जो हमारे जो कर्ज़ों का जो बहुत हमारे पास जो बोझ जो है वो बायलैटरल बोझ नहीं है, यानी तो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो कर्ज दिए गए वो नहीं है, बल्कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इनकी तरफ से हमारे ऊपर कर्जों का बोझ है। तो हमें इनके कर्जे वापस करने हैं। और अब जानी जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसको एक चैलेंज था कि जी 37 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना इसने वापस करने थे अपने पहले 3 सालों में, जिसमें तकरीबन 12 बिलियन तो वापस कर दिए, और अभी 22 बिलियन के करीब वापस करने हैं अगले 2 सालों में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी और डॉलर्स नहीं होंगे, तो इसका वापस बाहर से नहीं आएगा पैसा, तो फिर मुश्किल होगी। और अच्छा डॉक्टर दूसरी साहब। तरफ ये कि हम जी। एक्सपोर्ट जो है, हम्म। हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर हुई हैं। और एक्सपोर्ट तकरीबन इसका क्वार्टर में 10 से 20% के करीब जो है ना मुतासर हुई हैं। तो हमें अपने इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करने पड़ेगी। और उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम जो अपने इंटरेस्ट रेट को जहाँ तक कम कर सकते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि जी 9% से हम अगर 6% तक ले आए, तो तकरीबन हमें यानी हर 1% घटाने पे 180 अरब रुपए की हमें जो है ना बचत हो जाती है। तो मजीद जो है ना 400-500 अरब रुपए की बचत हमें हो जाएगी अगर हम 5-6% तक ले आते हैं अपनी शरह सूद को। और साथ साथ हम जो है जो बैरून ममालिक ने जो हमें फंड दिए हैं, यानी जो आईएमएफ ने जो फंड दिए 1.4 बिलियन, और वर्ल्ड बैंक से भी हमें 1 बिलियन आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी तकरीबन 500 मिलियन आ रहे हैं, इनको डायरेक्ट कर किया जाए तो हम अपनी मईशत को चला सकते हैं। और सेकेंडली जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो करना चाहिए, जो इस साल जो है ना हमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पर हमें थोड़ी टैक्स में छूट देनी चाहिए आइंदा आने वाले बजट में। और हमें इतना हाई टैक्स नहीं करना चाहिए, हमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। आपने अच्छा डॉक्टर पिछले साहब, ये तो जी हम बात कर रहे हैं जो कर्जे पाकिस्तान ने लिए हुए हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। वजीर आजम भी बड़ी ताकतों को, बड़ी मैशतों को ये कह चुके हैं कि ये कर्जे माफ़ कर देने चाहिए। क्या ऐसी उम्मीद कोई देख रहे हैं आपके ये कर्जे जो है माफ़ करने की भी नवीद कहीं से हमें सुनाई दे? इसके अलावा आईएमएफ की जो शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं, उनमें नरमी के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? और साथ ही साथ जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया गया, हुकूमत को भी हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम डॉलर की उड़ान बड़ी ऊंची हम देख रहे हैं, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कर्जों के ऊपर। क्या कहेंगे कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि कोई कैप करने का मामला हो, डॉलर को किसी एक जगह पर रोक दिया जाए? इसके क्या असरात होंगे? जी, जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक है वो उसे कैप तो नहीं किया जा सकता। यानी जब आपने मार्केट बेस इंटरेस्ट रेट जो एक्सचेंज रेट है हम्म। वो अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो जो डॉलर की डिमांड है और सप्लाई उस बेसिस पे तय होता है। तो या तो आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी या थोड़ी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉलर अपने एक रेट पे रह सकता है। पिछले जो चंद माह में जो डॉलर में आप देखें कि जो कमी आई है पाकिस्तानी रुपए में अगेंस्ट डॉलर, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जी पाकिस्तान में हॉट मनी आई हुई थी। वो हॉट मनी जा रही थी कोरोना के इफेक्ट की वजह से, हम्म। वो इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं गई है, वो पहले ही जाना शुरू हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान यानी जो फंड लेकर आए थे उन्हें वहाँ यूरोप में ज़रूरत थी, दूसरे बैंक है, अमेरिकन बैंक है, इन्वेस्टर्स हैं, वो वापस ले गए। तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी। तो अब वो पैसा निकल चुका, अब हमारा जो करंट अकाउंट है, हमारा जो यानी स्टेट बैंक में जो रिजर्व है वो स्टेबल है। और मेरा ये ख्याल है कि ये डॉलर जो है ना इसी रेट पे रहेगा, ये 1-2 रुपए और कम आएगा। इसमें मजीद गुंजाइश है कि 1-2 रुपए
और कम हो जाए डॉलर में, 160 से भी नीचे। ये आइडियली तो ये 156-57 पे होना चाहिए, और ये आ जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि फाइनेंसिंग हमें आ रही है और हमें बचत हुई है। 4 बिलियन डॉलर की बचत जो हमें हुई है पेट्रोलियम की प्रोडक्ट में हुई है। दुनिया में ऑयल की कीमतें घट चुकी हैं, जी। और जो उसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है, तो 3 से 4 बिलियन, इससे भी कहीं ज़्यादा आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में भी आप देखें हुकूमत ने पेट्रोलियम की जो प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 30 रुपए की कमी कर दी है। मैं समझता हूँ कि मजीद आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट मजीद कमी करेगी। इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब कम होगी तो चीज़ें भी सस्ती होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, हम इंटरेस्ट रेट भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह हम इन उसूलों पे अपनी मईशत को उसवार कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से चलें तो हम बजट भी बना सकते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई मसला होता है तो इंसान बैठता है, सोचता है, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, तो एक तो ऐसे टारगेट्स पकड़ता है कि यार सबसे पहले मैंने इस पर काम करना है, ताकि वो जो नुकसान दूसरे शोबों का भी हो रहा है उसको भी थोड़ा सा, उसकी भी भरपाई हो जाए और ये शोबा भी अपने पाँव पर तेज़ी के साथ खड़ा हो जाए, या जिसका रिस्पॉन्स तेज़ी के साथ आ सकता है। ज़राअत का शोबा है, सनत और हरफत का, इंडस्ट्री का शोबा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी एक इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट और डिपार्टमेंट बनता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर, उनकी माशी टीम को, कौन से ऐसे एक दो सेक्टर्स को टारगेट कर लेना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द हम इस नुकसान से बाहर आ सकें? जी, ये बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है दूसरी मईशतों से। आप जो बहुत जहाँ आप देखें कि जहाँ सर्विसेज और इंडस्ट्री का प्रोपोर्शन इकानमी में बहुत ज़्यादा था, वो मईशतें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, क्योंकि वो फूड आइटम और सारी चीज़ें अपनी इंपोर्ट करती थी, जबकि पाकिस्तान के साथ ये केस नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, ज़रई मुल्क है, खुराक मौजूद है, गंदम की वाफर में हमारी अच्छी जो है ना पैदावार हुई है, और गवर्नमेंट ने अपने टारगेट भी तकरीबन पूरे किए हैं वीट को प्रिक्योर करने के। तो गंदम की प्राइस, वीट की प्राइसेस जो है ना बड़ी नॉर्मल रहेंगी, और आटे की भी प्राइसेस जो है ना नॉर्मल रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई इजाफा नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो बॉटल नेक्स हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, जो लॉकडाउन की सूरत में पहले हो गई थी, उनको उन पे नज़र रखे, ताकि वो किसी तरह यानी अजनास है उसकी तरसील में उन्हें रुकावट ना हो, और अगर रुकावट होगी तो फिर कीमतें चढ़ जाती हैं। दूसरी आप देखें कि हमें एक तरफ तो जो लॉस होगा, वो अभी आम की फसल आ रही है। आम हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आम जो है ना दूसरे मुल्कों में जाता था। अब चूंकि आम आ गया है, और जो इंटरनेशनल फ्रीट चार्जेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो इतना जो है ना वो उनको प्रॉफिटेबल नहीं होगा एक्सपोर्टर्स को कि आम जो है ना एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर जब यही आम हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आएगा, तो आम की कीमतें बहुत कम होंगी, लोगों को आम खाने को मिलेगा, ये बड़ा फायदा है। तो दूसरे, हमें एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना प्रोडक्शन जो है अगले आने वाले बजट में ऐसे इंसेंटिव दें कि जो है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि ज़्यादा हो गई थी पिछले कई सालों से। आपने देखा कि हर क्वार्टर में, पिछले दो साल में तो हर क्वार्टर में बिजली की कीमतें बढ़ रही थी। अब बिजली की कीमतें भी में भी कमी आएगी, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आएगी, और इन्फ्लेशन जो ओवरऑल है उसमें भी कमी आएगी। तो इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होगी, और जो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्रॉफिटेबल अच्छा होगा डॉक्टर साहब, कि लेकिन वो। हम देख रहे हैं कि जी। शाय खुरानोश की चीज़ों के ऊपर जो है उनकी बरामद पर पाबंदी भी लगाई गई है, उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और ये कब तक जारी रहनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है हमें पहले अपनी ज़रूरियात को देखना है। आपने कहा कि फ़िलहाल अजनास की हमारे यहाँ कमी नहीं है, लेकिन टिड्डी दल का ख़तरा भी हमारे पास मौजूद है, फसलें उससे किसी हद तक तबाह भी हुई हैं, बारिशें जो हैं बेमौसमी बारिशें, उन्होंने भी कुछ फसलों को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, ये टिड्डे दल का जो इशू है ये बहुत संगीन है। इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, वरना ये दरख्त और जितने भी पत्ते हैं ये सब चीज़ खा जाएंगे। जी। हत्ता कि जानवरों के लिए चारा खाने को नहीं बचेगा। तो फिर ये कहत की सूरत हाल होगी। और लेकिन ऐसा नहीं है,
ये इस पे ऐसा होने नहीं जा रहा है। मैं सिर्फ वार्न कर रहा हूँ कि इस पे बहुत एक्शन लेना चाहिए। एक्सपोर्ट्स पर और पाबंदी इस कब पे तक रहनी चाहिए जो अशिया खुर्दनोश की? अशिया खुर्दोनोश की पाबंदी हमें जो है बाहर इसलिए हमने की है कि जी हमारी जो अंदरूनी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम ये पाबंदी जो है ना खोलेंगे। देखें, अगर वीट जाना बाहर शुरू हो जाए, शुगर जानी शुरू हो जाए दूसरे मुल्कों में, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, जो रोड के ज़रिए जाते हैं, स्मगल हो जाए, तो ये तो बहुत ही बुरी सूरत हाल होगी ना कि यहाँ कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। आपने देखा शुगर का एक स्कैंडल चल रहा है, दो साल पहले चीनी की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। इसी तरह वीट की कीमत में भी जो है, वीट फ्लावर है उसकी भी कीमत में इजाफा हुआ है। ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि वीट स्मगल होता है, शुगर स्मगल होती है और वो निकल जाती है बाहर, तो फिर यहाँ शॉर्टेज हो जाती है, तो मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, जो कि बहुत बहुत अच्छा इकदाम है। और ना ही हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए इन चीज़ों की, जब तक कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात पूरी ना कर लें। सही। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई इंसेंटिव्स वगैरह ऐसे दिए जाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दे दिए गए और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं बिज़नेस जो कारोबार है, जिसमें मैं शामिल करूंगा रिटेलर्स को भी, होलसेलर्स को भी, बड़े बिजनेसमैन को भी, बड़े बड़े मॉल्स को भी, ये तमाम के तमाम, यानी एक छोटी किराने की ग्रॉसरी की दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक, ये जो कारोबार है डेफिनेटली भी बहुत बड़ा सोर्स है हुकूमत के पास रेवेन्यू कलेक्शन का, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इससे नज़र आती है। इनको किस तरह से इंसेंसिटाइव किया जाए, क्योंकि ये हम देखने में आ रहा है कि गो के रश बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा कस्टमर अभी भी खामोश बैठा है, घर में बैठा है, शायद डर का शिकार है, एहतियात कर रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं, इसको किस तरह से कारोबार का जो नुकसान हुआ है, आम छोटे कारोबारी का भी और बड़े कारोबारी का भी, उसको किस तरह से हुकूमत जो है वो कोई इंसेंटिव्स वगैरह देकर ठीक कर सकती है? देखें, हुकूमत के पास जो वसाइल है पहले ही कम है। वो उसने एक तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव यानी बिजनेस खोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अपना कारोबार रन कर लेंगे। लेकिन जो इंसेंटिव और जो नरमी है हुकूमत ने की है और जो करेगी भी, वो ये कि पहले जो डॉक्यूमेंटेशन की एक ड्राइव थी बहुत सख्त हो रही थी कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट होना थी, और एफबीआर ने बहुत यानी सख्ती की हुई थी दुकानदारों पे और उनको टैक्स नेट लाने में। तो अब मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए और हुकूमत करेगी कि इन पे ज़रा हाथ ज़रा हौला रखें, क्योंकि जब सख्ती करेंगे और बिजनेसमैन ऑलरेडी उनको लॉसेस हो चुके हैं। सर्विसेज सेक्टर में आप देखें कि जो है ना करोड़ों रुपए के लॉसेस हो चुके हैं। बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको उनकी जो चेन है जो उनके खर्चे हैं, अखराजात हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से पूरी होंगी? तो इन्हें कुछ यानी टैक्सेशन में भी रियायत देनी चाहिए, और साथ साथ जो है ना इन्हें इन पे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो कारोबार मुतासिर हो रहा था कि जी बहुत सारी शराइत इन्होंने रखी हुई थी, और उसकी वजह से ये काफ़ी इन पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बढ़ गई थी, उसमें भी कमी जो है ना आएगी। अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो ये कर सकती है। तो दूसरे जो जहाँ तक ताल्लुक है यानी इनकी फर्दर कॉस्ट को रिड्यूस करने का, जो स्मॉल स्केल लेवल पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, ये बहुत सारे बिजनेस स्मॉल स्केल में आते हैं बिल्कुल सही। वो। डॉक्टर जी। तलत अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। किन किन शोबों पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बड़े अच्छे से उन्होंने रोशनी डाली, और उनकी बातचीत का क्रक्स यही था कि बहुत से ऐसे तबकात हैं जिनको तो रिलीफ दे रही है हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत, जो है बहुत ज़्यादा फंड्स उनके लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन अभी भी रिजवान ऐसा बहुत बड़ा शोबा, बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जो कि सफ़ेद पोशों का है, जो ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना वो किसी तरह की खैरात जी ले ऐसा ही। सकते हैं। उनकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, सनतों की बात करते हैं, उनके लिए स्टेट बैंक की जानिब से भी कर्जों में रिलैक्सेशन का ऐलान किया गया है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग ना करें। फिर भी लेकिन ऐसे अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने बहुत से नाम मौजूद हैं जो कि अपने लोगों को फारिग भी कर रहे हैं, उनकी कट भी लगा रहे हैं उनकी सैलरीज के ऊपर। तो यकीनन ये चीज़ें भी हुकूमत की नज़र में आनी चाहिए। जी बिल्कुल वर्दा, आपने बहुत सही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने की, क्योंकि बहरहाल ये एक ऐसे लड़ाई है जिसमें सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने, उनसे जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब।
तो सरवर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज़। आवाज़ आ रही है? जौहरी साहब ज़रा बताइएगा, बिल्कुल आगाज़ में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम के तमाम हुकूमत की तरफ से इक़दामात जो है वो उठाए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर भी करने का भी कहा जा रहा है, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी आपसे जो है वो इन ड्यू कोर्स पूछेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, आप सियासी आदमी हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन सूबों के दरमियान विफाक के साथ और सूबों के दरमियान भी, सियासी जमातों के दरमियान भी, पार्लियामेंट के दरमियान भी किस हद तक ज़रूरी है इस तमाम के तमाम इशू से निमटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और इस मर्ज के आगे दुनिया की जो बाबत है, जो दुनिया की अमीर तरीन मुल्क है, वो भी इस वबा के सामने उनका हेल्थ का निज़ाम कोलैप्स हो गया। तो जब हालात इतने खतरनाक होंगे, इतने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन हालात में सबसे पहली जो कोई भी कि उस मुल्क के अवाम जो हैं वो सब एक पेज पे हैं, आपस में यूनिटी करें, तमाम सियासी जमातें एक पेज, तमाम मजहबी जमातें एक पेज, सिविल सोसाइटी एक पेज पे आए, इसलिए कि हुकूमत अकेले इस मर्ज का मुकाबला, इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए हर शख्स जो है उसको एक पेज पे आना होगा। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है सबसे इफेक्टिव रोल जो है वो मीडिया अदा कर सकता है, हमारे उलमा इस्लाम का, क्योंकि मर्ज इंसानों से इंसानों में फैलती है। और जब तक आप एहतियाती तदाबीर से अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उस मर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी का जी बिल्कुल। गवर्नर साहब, हम वापस आपकी जानिब आते हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंचे, हम दोबारा रब्ता करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर नाज़रीन से हम बात भी कर रहे थे कि जो एक कोऑर्डिनेशन का अमल है सूबों का, विफाक का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर भी हम देखते हैं कि मामला ख़राब होते हैं, बहरहाल नुकसान आवाम को पहुँचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम का नुकसान होता है। तो इसमें विफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोशिशें, सूबे भी अपने तई जो है वो बेहतरीन कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त सियासी संजीदगी का जो है वो मुजाहरा किया जाए। जी वर्दा, मेरे ख्याल में जी, गवर्नर साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो लॉकडाउन में नरमी की गई, मरहलावार कारोबार को खोल दिया गया है, यकीनन ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान की मईशत जो है इसी का तकाजा कर रही थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जो 2 दिन की सूरत हाल हमारे सामने आई है, SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा, आवाम की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, जो कारोबारी तबका है वो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो सर, ये तो सूरत हाल खराब हो जाएगी कुछ, अगर कुछ दिन तक यही सूरत हाल जारी रही तो। जी, तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और सियासी कोऑर्डिनेशन के हवाले से, सियासी ताउन के हवाले से बात कर रहे थे। ये वक्त ऐसा है जिस वक्त तमाम सियासी जमातों को सियासी संजीदगी का मुजाहरा करना है, एक ऐसे जज्बे का मुजाहरा करना है। जैसे बार बार कहा जाता है कि चले यार सियासत होती रहेगी, सब कुछ जो है डेफिनेटली ये सियासत का हुस्न होता है, जमहूरियत का हुस्न होता है, इख्तलाफ होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तमाम की तमाम सियासी जमातें, विफाकी हैं, सूबाई हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, विफाकी हुकूमत है, तमाम की तमाम एक पेज पर, जैसे गवर्नर पंजाब फरमा रहे थे कि एक पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे नताइज बहुत अच्छे हम अखज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वर्दा, और रिजवान, ऐसा ही है और ऐसा भी समझा जा सकता है कि शायद ये पेंडेमिक की सूरत हाल इसीलिए बनी कि तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो हमारे नाइतफाकियाँ थी, जो हमारे मसाइल थे, उनको हम बालाए ताक रखें, सियासत को बालाए ताक रखें और इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सूबे हो, कोई सियासी जमात हो, सबकी इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो आवाम की सेहत है, आवाम की वेलबींग है। चाहे हम बात करें सेहत के शोबे में काम करने की या हम कारोबारी सरगर्मियों के को दोबारा से खोलने की, ये तमाम तर वो इकदामात हैं जो आम आदमी को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। यहाँ पर आवाम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जा रहा है लॉकडाउन में नरमी करके, तो आप भी यहाँ पर कोऑपरेट करें, क्योंकि जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त दुनिया की तमाम हुकूमतें, चाहे वो बड़ी बड़ी माशी ताकतें हैं,
बशमूल अमेरिका है, चीन है और यूरोपियन यूनियन है, बरतानिया है, ये तमाम के तमाम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी फंसे हुए हैं। एक ऐसे दोहरे उसका मुश्किल का शिकार हैं कि ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। कोरोना को रोकते हैं, लॉकडाउन में इजाफा करना पड़ेगा, लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा, कारोबार बंद करने पड़ेंगे, कारोबारी ज़िंदगी बल्कि बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बंद करते हैं तो माशी सूरत हाल इतनी दगरगून, इतनी ख़राब हो जाती है कि शायद जो है वो भूख से मरने, गुर्बत से मरने की नौबत आ जाए, खुदा ना खास्ता। तो लेकिन अगर कारोबार खोलते हैं तो उस पर फिर डेफिनेटली ये बात सामने आती है कि जनाब SOPs पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मामले को सेट किया जाए। गवर्नर पंजाब ने हमें फिर एक मरतबा ज्वाइन किया इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो लिंक पे आपसे बात नहीं हो सकी। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मेरा सवाल था, मैं दोबारा आपसे वही सवाल करूंगी कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये सूरत हाल खराब हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि ईद के बाद ज्यादा बड़ी तादाद में केसेस सामने आ जाएंगे, क्या कहेंगे सर आप? देखें, ईद के बाद की बात नहीं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हैं उनमें मसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये तो बात मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि जब हुकूमत ने अभी अंडर डिस्कशन था कि लॉकडाउन में नरमी का सोचा जा रहा था, तो लोग सड़कों पे बाहर आ गए। लोगों ने समझा कि शायद अब हमने कोरोना का मुकाबला कर लिया है, वबा को रोक लिया है। तो ये चीजें जो हैं बड़ी खतरनाक हैं। इसीलिए हम आवाम से बार बार ये इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपनी जिंदगी महफूज बनाने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी पड़ेंगी। आपको मैक्सिमम अपने घरों में रहना पड़ेगा। जो हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, ये हरगिज़ नहीं है कि हमने कोरोना को फतह कर लिया है, हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, ये वबा जो है अब पीक तक पहुंच गई है और नीचे आ रही है, अब तो पीक की तरफ ये जानी है। तो अवाम को कल जो हमने हाल देखा है पूरे मुल्क में, अवाम तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे हम अब जो है सारी चीजें जो है हमने मैनेज कर ली हैं। गवर्नर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, जरा ये जरूर बताइएगा, मैं इसी बात पे तवज्जो चाह रहा था आपकी कि ओके अवाम जो है वो ये समझ रही है, अब अवाम को कौन समझाए, लेकिन ये तमाम कारोबार खोलना भी जरूरी है। तो इंतजामी मशीनरी को किस तरह से आप मुतहर्रिक कर रहे हैं कि वो इंश्योर करे कि तमाम के तमाम मामलात जो है वो काबू में रहें एटलीस्ट? देखें, ये बहुत मुश्किल आपका ये सवाल है कि इंतजामी मशीनरी जो है उस पे इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको मालूम है कि पुलिस के हमारे नौजवान, हमारे रेंजर्स, हमारे ट्रैफिक के लोग, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग जो चेक पॉइंट्स हैं वहां पर खड़े हैं, वहां लोगों को चेक कर रहे हैं। फिर जहां जहां इमरजेंसी होती है वहां वहां उन इलाकों को जो है वहां पर लॉकडाउन किया जाता है, उन एरियाज को बंद किया जाता है। फिर कोरोना के हवाले से मरीज जो हैं टेस्ट होते हैं, उनमें जो पॉजिटिव आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एडेड बर्डन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ गया है, जिसमें यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, SOP पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये इंतजामिया का काम है। लेकिन हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत के साथ वादा किया था कि वो मेक श्योर करेंगे कि अपनी अपनी मार्केट्स में अपने अपने जो उनके शॉपिंग सेंटर हैं वहां पर ये इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लोग पहनेंगे और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अमल किया जाएगा, उनको यकीनी बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बदकिस्मती से जो कल का हमने चीजें देखी हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही परेशान कुन भी हैं, हमारे लिए चैलेंजिंग भी हैं। और यही मैं बात कहना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज फैला तो फिर हमारे सामने बड़े भयानक जो है इसके नताइज होंगे। बहुत सख्त फैसले यकीनन करने पड़ेंगे। नरमी का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि मुआशी तौर पर हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सनतें बंद हो गई हैं, मईशत का पहिया जो है वो जाम हो गया है। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए हमने ये जो है लॉकडाउन में नरमी की थी कि ताकि लोग अपना रोजगार जो है वो कमा सकें। बिल्कुल गवर्नर साहब, टेलीमेडिसिन के हवाले से भी एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास न्यूज बुलेटिन का वक्त भी हो रहा है। टेलीमेडिसिन बड़ा इनिशिएटिव है आपका भी, क्या रिस्पांस इस पे आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा आइडिया है और इस पे मजीद भी काम होना चाहिए, क्या बताएंगे आप? जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में अगर सबसे कामयाब इनिशिएटिव है तो वो टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन का है। मैंने 19 मार्च को पहला टेली मेडिसिन सेंटर जो है
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में खोला था, और अब माशाल्लाह 35 टेली मेडिसिन सेंटर जो हैं थ्रू आउट पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और लाखों लोग जो हैं टेलीफोन पे, वीडियो पे अपनी जो है एडवाइस ले रहे हैं। इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि हमने रश को रोकना है, हमने लोगों को ओवर क्राउडेड होने से रोकना है। तो मैंने ये देखा कि 16 और 17 मार्च को जब लोगों में ये खौफ और हरास फैला, पैनिक पैदा हुआ, तो लोग हजारों की तादाद में अस्पतालों में पहुंच गए। तो मेरा सोच ये थी कि अगर टेली मेडिसिन सेंटर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो लोग अपने घर बैठे अपने आप को एग्जाम जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, बेनिफिट हुआ है लोगों को, लाखों लोग जिन्होंने अस्पताल जाना था उन्होंने अपने घर बैठे अपनी तशखीस करा ली, और उनमें से सिर्फ 1% लोग जो हैं उनको अस्पतालों में या 1122 में रेफर करना जी बिल्कुल। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। बदकिस्मती हमारी ये रही कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत से इस वक्त वर्दा शुजा और रिजवान रौनक आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अभी अब से जो है वो खबरनामा शेयर किया जाएगा और उसके बाद न्यूज़ ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा।